का समाधान। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं, बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के आपके सर्वप्रिय लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित हमारे देश के विभिन्न स्थानों से पधारे भावना योग शिविर में भाग लेने वाले युवा तरुणाई शिविरार्थी, स्थानीय श्रद्धालुगण तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे अभिभावकगण एवं श्रद्धालुगण तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म परमना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके पावन आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आपको अवगत कराते बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच हमारे देश के गौरव, विलक्षण प्रतिभा के धनी, गुरुचरणों के अनन्य भक्त, HDFC म्यूचुअल फंड के CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, हमारे देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर यहाँ उपस्थित हैं और आज के मध्याह्नकालीन सत्र में उन्होंने यहाँ शिविरार्थियों को अपने अनुभवात्मक शैली से लोगों को जीवन को कैसे समृद्ध बनाएं, सफल बनाएं, सफलता के क्या सूत्र हैं और सफलता क्या है, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से बहुत ही सारगर्भित अपना उद्बोधन दिया, जिससे यहाँ के हमारी शिविरार्थी बड़े उपकृत हैं। और एक बार आप उनका तालियों के अभिनंदन से सम्मान कर दीजिए। बता दूं मैं ये कि यह हमारे शिखर सम्मेश शिखर जी में जो पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से गुणायतन का जो संरचना साकार लेने जा रहा है उसके ये मुख्य सलाहकार हैं और साथ ही उस गुणायतन में बनने वाले प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम के पुण्यार्जक भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे हमारी क्षेत्र कमेटी। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NL जैन छावड़ा जयपुर और श्री विनोद जी दोषी क्षेत्र ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी बांकानेर। आ जाइए। श्री प्रशांत जी, अजय बंधुओं, प्रशांत जी बहुत ही व्यस्त अफसर पर्सनैलिटी हैं हिंदुस्तान के, लेकिन फिर भी गुरुदेव के निर्देश पर इन्होंने अपना बहुमत समय निकाल करके यहाँ दिया है। इससे हम सभी बड़े उपकृत हैं। इसलिए क्षेत्र कमेटी उनका भावहीना सम्मान कर रही है। आप उनके अवदान के लिए अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान के गरिमा को बढ़ाइए। बंधु, ऐसी प्रतिभा का जो हमारे देश के गौरव हैं, जितना सम्मान किया जाए कम है। और बंधु, ये गुरुवर के चरणों का प्रताप है कि हमारे पास गुरुवर के चरणों के पूरे देश की ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आती रहती हैं। चलिए बंधु, और इसी क्रम में आज एक दूसरी हमारी देश का गौरव और प्रतिभा हमारे पास यहाँ उपस्थित है। युवा तरुणाई श्री आनंद जी जैन, जो हमारे देश के जाने माने विख्यात शाकाहार के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर KM जैन गंगवाल पुणे के होनहार सुपुत्र हैं श्री आनंद जी जैन। आनंद जी जैन के बारे में आपको बता दूं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि फ्रक पधारें, गुरुवर के चरणों में आशीष ग्रहण करें। इनके बारे में बता दूं कि इन्हें 3 साल पूर्व ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, उसमें इनको आयरन मैन की उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने
40 किलोमीटर समुद्र 4 किलोमीटर समुद्र में तैरने के बाद कंटिन्यूएशन में 180 किलोमीटर पहाड़ों पर साइकिलिंग की और साइकिलिंग को वहीं छोड़ के उसी कंटिन्यूएशन में 42 किलोमीटर दौड़ लगाई है। और इसके लिए निर्धारित समय 17 घंटे का था, परंतु इन्होंने 16 घंटा 31 मिनट और 29 सेकंड में पूरा करके आयरन मैन की उपाधि को अलंकृत किया। और दूसरी विशेषता यह है, लोग कह रहे थे कि आप तो शाकाहारी हो, आप क्या कर पाओगे, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि शाकाहारी क्या कर सकता है। ये आजन्म शाकाहारी हैं और ये बता दिया कि शाकाहारी के क्या सामर्थ्य होता है। बंधुओं, बहुत प्रमुदित हैं इनको अपनी व्याघ्रोच्छेद कमेटी और उनके सम्मान के लिए मैं देश के गौरव के सम्मान के लिए देश के गौरव श्री प्रशांत जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे इस युवा आनंद जी जो आयरन मैन से अलंकृत है उनका सम्मान कीजिए और आप तालियों के अवदान से इस सम्मान में अपनी गरिमा बढ़ा दीजिए बंधु। और उनकी धर्म पत्नी का भी सम्मान हमारी किरण दोषी यदि यहाँ उपस्थित हैं, आ जाइए। श्रीमती आनंद का सम्मान करेंगे बंधु। बहुत हम लोग के लिए, देश के लिए गौरव की बात है, हमारे समाज के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। ये गुरुवर के चरणों का प्रताप है कि हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं हम अपने समाज के गौरव को और उनकी प्रतिभाओं को। हम इसके लिए बहुत उपकृत हैं। और बंधुओं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रशांत जी को कि वह कुछ अपने 2 शब्द दे करके शिवरार्थियों को तो आप कृतार्थ करेंगे ही, हम क्षेत्र कमेटी वालों को भी कुछ ऐसी ऊर्जा दे दीजिए ताकि हम भी उस ऊर्जा से आवेशित होकर के कुछ अच्छा कर सकें। और भी श्री प्रशांत जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अभी कुछ माह पूर्व ही मैंने जिनवानी और पारस चैनल्स पर गुरुवर के प्रवचन और शंका समाधान सुनना शुरू किया और इससे एक बहुत ही अल्प समय में मैंने अपने समस्त परिवारजनों के ज्ञान, सोच और भाव में बहुत अच्छा परिवर्तन पाया, जिसके लिए हम गुरुवर के कृतज्ञ हैं। आज मेरा परम सौभाग्य था कि गुरुवर ने युवाओं के लिए जो भावना योग का कार्यक्रम किया उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला। यह एक अत्यंत ही आवश्यक कार्यक्रम है जिससे युवाओं को और आने वाले समय में समाज को बहुत लाभ होगा। मेरा गुरुवर से नम्र निवेदन है कि वह इस कार्यक्रम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। मैं आज जो कुछ भी हूँ धर्म पथ पर चलने से बड़ों और गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ और मैं चाहूँगा कि भविष्य में हम सभी को, खासकर युवाओं को, गुरुवर का मार्गदर्शन मिलता रहे। मेरी ऐसी दृढ़ धारणा है और एक्सपीरियंस है कि धर्म पर चलते हुए ही हमारी स्थायी प्रगति संभव है और इसलिए मैं खास तौर पर एक बार फिर युवाओं को प्रेरित करूँगा कि धर्म में अपनी रुचि बढ़ाएं, अपनी समझ बढ़ाएं और गुरुवर के मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। एक मिनट मैं कहना चाहूँगा प्रशांत जी के लिए। आज मध्याह्न के सत्र में 1 घंटे से भी अधिक का इनका बहुत अच्छा संबोधन रहा और मैंने देखा कि इनकी बात सीधे लोगों के जहन में उतर रही थी। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भावना योग का शिविर यहाँ निर्धारित हुआ तो मेरे मन में आया कि युवाओं के लिए कोई प्रेरणा के प्रतीक में किसी व्यक्ति को उपस्थित करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन दिलाना चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशनल मोटिवेटर्स हैं जो अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देते हैं, पर मेरा ध्यान उनके ऊपर नहीं, मेरा ध्यान प्रशांत भाई की ओर केंद्रित हुआ, जो पिछले 1 माह पहले यहाँ आए थे। संपर्क में प्रवचन आदि के माध्यम से तो ये पिछले 5-6 महीनों से हैं, लेकिन मैंने देखा कि 5-6 महीने में ये पूरी तरह फॉलोअर बन गए हैं। आप सबको पता नहीं, ये प्रवचन सुनते हैं और इधर मैसेज करते हैं कि आज प्रवचन से प्रेरित होकर के मैंने ये नियम ले लिया।
सुनने वाले लोग तो बहुत होते हैं, जीवन में उतारने वाले लोग विरल होते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भाई प्रशांत और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से फैन नहीं फॉलोअर बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है। मेरा जब ध्यान गया, मैंने इन तक संदेश पहुंचाया कि अगर आप इन बच्चों के लिए थोड़ा अपना समय निकालो तो लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो इन्होंने तुरंत कहा ठीक है महाराज जी से कहो, मैं अपने कार्यक्रम को देखता हूँ, उस डेट में कोई मीटिंग्स वगैरह तो नहीं है, अगर हो तो मैं उसे एडजस्ट करूँगा। और इन्होंने फौरन स्वीकृति दी, अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यहाँ आए हैं और ये कार्य किए हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं प्रशांत जी के इस कृत्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। इनके जीवन का पहला लेक्चर है, उद्बोधन है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, पहला, लेकिन पहला ही पहला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बोल रहे थे महाराज मैं अपने कारपोरेट के हिसाब से जो बातें मुझे करनी होती तो सारे बड़े बड़े मीटिंग्स को एड्रेस करता हूँ, लेकिन ये पहला मौका है, बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया जाए जिसका चेहरा ही सब कुछ बोल दे। वो एक उदाहरण है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े, और समाज के अन्य लोगों से भी जो प्रतिभा संपन्न हैं, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाए हैं, वे लोग समाज में आए और हमारे समाज के भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करें, ताकि हम समाज को सब तरफ से समृद्ध और समर्थ बना सकें। इस भाव के साथ चूँकि उनको अभी जाना है, मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। बंधुओं, इसी क्रम में मैं और इसके साथ एक विशेष बात और, अभी बताया गया था ये गुणायतन के सलाहकार हैं। प्रशांत जी एक मिनट और खड़े रहे। गुणायतन के सलाहकार हैं। सलाहकार तो इनकी प्रतिभा के कारण ऐसे व्यक्ति को बनाना ही था, लेकिन इन्होंने भाव व्यक्त किया कि मैं अपने कुछ द्रव्य का सदुपयोग करना चाहता हूँ। ये गुणायतन की योजना से इस कदर प्रभावित हुए, और जब इनके सामने इनने अपनी भाव रखे, इनके सामने प्रस्ताव रखा, तो बोला मैं सोचता हूँ, पिताजी से बात करता हूँ। और घंटे भर बाद आके बोलते हैं कि मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे इतनी देर नहीं लगानी थी, मुझे उसी समय तत्क्षण अपनी स्वीकृति देनी थी। महाराज श्री आप आशीर्वाद दीजिए, मैं एक गुरुतर दायित्व निभाना चाहता हूँ और ये काम कर रहे हैं। ये जो कार्य इन्होंने किया है कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, और इस कार्य से अनेक जीवों का भवोद्धार होगा। इनने तो अपना भाव सुरक्षित कर ही लिया है। धन हर कोई कमाता है, लेकिन अच्छे कार्यों में लगाने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। मैं इनकी इस उदारता की सराहना करता हूँ और आप सबसे प्रेरणा देता हूँ, जीवन में जैसे जैसे संपन्नता बढ़े, उदारता भी बढ़ाओ। संपन्न व्यक्ति को लोग केवल पहचानते हैं, उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, लोग मुझे पहचाने, इस सोच से ऊपर उठो, ऐसा कृत्य करो कि लोग तुम्हें चाहने लगे। वो तुम्हारे औदार्य भरे कृत्य से ही संभव है। मैं प्रशांत भाई के इस भाव का सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ। बस ये अभी जुड़े हैं, जुड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बंधु, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आयरन मैन आनंद जैन पुणे को, इस भावना के साथ कि आपने तो आयरन मैन को उपाधि ले ली, लेकिन आप हमारे युवा तरुणाई को ऐसा संबोधित कीजिए कि इनके अंदर भी वही जज्बा और वही फौलादी इरादा मजबूत हो और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। आनंद जैन पुणे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मेरे स्टडीज़ में, और जैसे मैंने मेरा बैचलर पढ़ाई की, मैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी किया। तो जब ये 2004 की बात है, जब जिस सिटी में मैं रह रहा था, एडलेड में रह रहा था मैं, तो वहाँ पे पास में ये आयरन मैन रेस के बारे में मैंने सुना। और 2004 में हमें जो असाइनमेंट्स रहती है कोई भी स्पोर्ट, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में मैंने मास्टर्स किया है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में मास्टर्स किया है, तो हमें एक असाइनमेंट था कि कोई भी एक अलग स्पोर्ट पे आप
थोड़ा सा एक पेपर लिखना था 30 पेजेस का। सो मैंने जब देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस स्पोर्ट है आयरन मैन, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं इस पे लिखता हूँ। सो वहाँ 2004 में जब मैंने पेपर बनाया, प्रेजेंट किया, तब मैंने डिसाइड किया था कि लाइफ में कभी तो भी मुझे खुद को इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। वो करने में मुझे 10 साल लगे। मैंने फर्स्ट, ये आयरन मैन के पहले एक हाफ आयरन मैन रेस रहती है जिसमें आधे डिस्टेंसेस रहते हैं, वो फर्स्ट टाइम मैंने 2013 में अटेम्प्ट की। वो फर्स्ट रेस थी, वो मेरी ख़त्म नहीं हुई कई कारणों के कारण, ट्रेनिंग भी नहीं थी। और फिर 2014, 2015 में 2-3 हाफ आयरन मैन किए, और 2016 में वापस मैंने फुल आयरन मैन के लिए अटेम्प्ट किया। उसमें भी मैं रेस ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कट ऑफ टाइम रहता है। मेरा रनिंग के लिए टाइम ख़त्म हो गया तो वो निकाल देते हैं रेस में से। और फाइनली 2016 में मैं ये रेस कंप्लीट कर पाया। सो हर एक चीज़ में थोड़ा सा डिसिप्लिन और परसिस्टेंस, यही मेरे लिए काम आया है। और खुद को भी थोड़ा इसमें, खुद को बहुत बदलाव मेरे में आया है ये सब चीज़ें करके। और इस पे मेरे माता पिता का बहुत बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमेशा बचपन से सही गलत क्या है ये बताया, बट कभी कभी गलती होने दी, और उसमें से काफ़ी सीखने मिला है। बचपन से हमें कुछ भी चीज़ करनी है उसके लिए टोका नहीं। यानी मैं जब 18 साल का था, मैं 21 दिन ऋषिकेश गया था आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर का कोर्स करने के लिए। और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जिन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि ये नहीं करना है, ये देखो करके देखो। और वो एक बहुत उनका सही तरीका था, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ। और उनके मैंने कष्ट देखे हैं जब हम छोटे थे। पापा मम्मी बहुत छोटे बैकग्राउंड से हम लोग ऊपर आए हैं, और वही एक चीज़ है कि जो आज दोपहर को बोला कि जो हमारा खर्चा है और ये है, वो बहुत चीज़ें ऑलवेज माइंड पे प्ले करती है कि हैव अ सिंपल लिविंग एंड जस्ट लेट योर डीड्स डू द टॉकिंग। जैसे आप कुछ काम करोगे वो अपने आप लोग बात करेंगे। मैं भी बिल्कुल फेसबुक, व्हाट्सएप ये कुछ भी यूज़ नहीं करता, हार्डली कभी यूज़ नहीं करता। कभी तो भी महीने में एक बार या 15-20 दिन में फेसबुक देखता हूँ, और व्हाट्सएप में रात को घर जाता हूँ तभी एक आधा घंटा जितने मैसेजेस है जो ज़रूरी है उनको रिप्लाई करना, और थोड़ा सा इससे थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए, देखिए आनंद भाई ने जो उपलब्धि हासिल की है वो पूरे जैन समाज के लिए गौरव के विषय है, और अहिंसक समाज के लिए। इन्होंने इस प्रतियोगिता में सफलता पाकर पूरे विश्व में शाकाहारियों का झंडा गाड़ दिया है। डॉक्टर साहब तो पूरे ज़िंदगी शाकाहार के प्रचार में लगे हैं, पर आनंद ने जो काम किया है पहले ही झटके में, ये बहुत बड़ी बात है। ये डॉक्टर साहब का ही पुरुषार्थ है और उसका ये परिणाम है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम शाकाहारी नहीं होंगे तो क्या होंगे। अभी 3-4 दिन पहले एक युवक आया था भोपाल का, वो कोचिंग चलाता है। उसने बताया था कि यहाँ संकट समाधान में भी बात आई थी और बाद में अलग से भी, कि उसके कोचिंग में कुछ खिलाड़ी बच्चे आते हैं। उनको बोल दिया कि तुम खेलना चाहते हो, टीचर्स ने बोला बिना एग खाए तुम खेल नहीं सकते। बच्चों ने एग खाना शुरू कर दिया, और मुश्किल विडम्बना ये कि उसकी माँ घर में बनाना शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। हमें इन सब धारणा को बदल देना चाहिए। जितना पावरफुल शाकाहारी हो सकता है, मैं समझता हूँ कम नहीं है, अपना सारा काम कर सकता है। शक्ति का प्रतीक हॉर्स, घोड़ा शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी है। ये हाथी घोड़े वाकई में बलवान है। शेर तो छल से कितना खुश हैं। ये हमारी अपनी एक उपलब्धि है। लोग हमसे कितना खुश हैं ये हमारे कृत्य पर निर्भर है, और हम लोगों से कितना खुश हैं ये हमारे सोच पर निर्भर है। जैसे मनुष्य का सोच अच्छा होता है, व्यक्तित्व गहरा होता है, वो अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना लेता है कि वो लोगों से खुश नहीं रहता, अपना आचरण ऐसा करता है कि लोगों को खुशियाँ मिल जाती हैं। एक बार मैंने कहा था कि लोग तुम्हें अपनाए
ये तुम्हारा भाग्य है। लोग तुम्हें अपनाएं ये तुम्हारा भाग्य है, पर लोगों को तुम अपना बनाओ ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो अपने व्यक्तित्व को इस तरह से निखारो कि सभी को तुम अपना बना सको। हाँ, अगला। साक्षी जैन, एसएससी सिलेक्टेड ऑफिसर गौर झामर सागर, उसका तैयार रहेंगे। अरिंजय अभिजीत जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन है महाराज श्री, जब माता पिता हमारे लिए हायर एजुकेशन के लिए जैसे गांव में रहती नहीं है, बाहर भेजते हैं, तो वो तो हायर एजुकेशन के लिए हम लोग के जो सपने उनको पूरा करने के लिए, हम लोग के सपने की कुछ समाज के लिए भी कुछ बड़ी पोस्ट पे जाके करें कि छोटी पोस्ट पे रहेंगे तो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो समाज के लिए करें, तो उनके लिए लोगों के ताने मिलते हैं कि लड़कियां बाहर हैं बिगड़ जाएंगी। वो तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो माँ बाप को तो हमेशा सुननी पड़ती। हम लोग जैसे कुछ भी तैयारी करें तो 1, 2, 4 साल भी लग जाते हैं, तो मतलब लोगों को हम लोग क्या आंसर दें? चुप तो रह नहीं सकते हैं। ऐसा है, जो लोग ताने दे रहे हैं वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको लेकर बिल्कुल विचलित मत हो, उसको एक चुनौती मानो और अपने आचरण से ये प्रमाणित कर दो, उस उपलब्धि के मुकाम तक पहुंच जाओ कि आज वो ताने दे रहे हैं, कल तुम पर गर्व करें। ऐसा काम करो, आज ताने दे रहे कल तुम पर गर्व भी करेंगे, अरे क्या हुआ, ये हमारे गांव की प्रतिभा है। उस जगह पहुंचो, अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। ये सब चीज़ें हैं, इन सब बातों को देखने वाला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। अरिंजय अभिजीत जैन, मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री प्रतिभा जैन, हटा, दमोह, मध्य प्रदेश। ओ अगला एक नाम और बोलो। प्रतिभा जैन के बाद तैयार रहेंगे सिद्धांत पांड्या, रायपुर, छत्तीसगढ़। नमस्ते महाराज जी, मैंने मैना सुंदरी की कहानी पढ़ी थी, उसमें निकला था कि मैना सुंदरी के पिता उनसे विवाह के लिए बोलते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे उनके पिता बोलेंगे, ये पुत्रियों का कर्तव्य होता है। महाराज जी, वहीं दूसरी ओर मैंने प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा, तो उसमें एक वो आता है श्री कृष्ण जी का, कि श्री कृष्ण जी रुक्मणी से विवाह करते हैं, रुक्मणी का किसी और से विवाह तय होता है, और फिर नारद जी उनको श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध वो श्री कृष्ण जी से विवाह करती हैं, श्री कृष्ण जी उनका अपहरण करते हैं। महाराज जी, ये तो गलत है, लेकिन शास्त्र में इसको बिल्कुल नॉर्मली बताया गया है। नॉर्मली नहीं बताया है, इसे गंधर्व विवाह की संगति हर काल में हुआ है। इस तरह के केस आज के नहीं है, पुराने हैं, और महापुरुषों ने भी ऐसा किया है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, आदर्श नहीं। ये एक्सेप्शन है, आदर्श नहीं, इसलिए हमें इन्हें महत्व नहीं देना चाहिए। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ वो एक अलग प्रसंग था और महापुरुषों का नियोग होता है, पर सबके साथ ऐसा नहीं चलता। गंधर्व विवाह को न तो अतीत में सामाजिक मान्यता मिली न वर्तमान में। हमें मैना सुंदरी का ही आदर्श अपनाना चाहिए। आगे सिद्धांत पांड्या, रायपुर, छत्तीसगढ़, वह तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रियंका जैन, रोहलाई, झालावाड़, जिन्होंने आज सुबह पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गोल तो डिसाइड हो जाता है, लेकिन गोल अचीव करने के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन कहाँ से लाए? बहुत सुंदर। गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन कहाँ से लाए? देखिए, हमने जो भी अपना गोल तय किया है, फिक्स किया है, उसके प्रति हम पहले संकल्पित हो जाएं। केवल इच्छा से काम नहीं होता है। 4D की बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। मन में इच्छा हुई इत्तेमाद से काम नहीं होगा। इच्छाएं तो बहुत होती है ना? कभी कभी हो सकता है तुम्हारा मन महाराज बनने का भी हुआ हो। हाँ महाराज जी, होता है ना? इच्छा मात्र से नहीं होगा, कई तरह की इच्छाएं होती हैं। इच्छा को निर्णय में बदलो। डिसीजन, जो मुझे करना है उसका पक्का डिसीजन लो। फिर उसके प्रति पूरी तरह से अपना डेडिकेशन रखो।
जो हमने डिसीजन लिया है उसमें हमारा पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, फुल कंप्लीट, थोड़ा भी फोकस इधर उधर उधर नहीं, और अपना डिटर्मिनेशन बनाकर रखना चाहिए। महाराज जी वही आज के ज़माने में जैसे फ़ोन वगैरह आ गया तो पूरा डिसिप्लिन आता नहीं, जैसे वो पढ़ाई तो बोल रहा हूँ ना, यही तो है कि हमारा डिटर्मिनेशन कम है, डेडिकेशन कम, उसको डेवलप करो। नहीं, जब भी आए ये कार्य मुझे करना है तो यही कार्य करना है। हाँ महाराज जी। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो आज बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वर्ल्ड के बहुत हायर लेवल के काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब मैं काम करने में लगता हूं तो अपना फोन इतनी दूर रख देता हूं कि घंटी भी मुझे सुनाई न पड़े। ऐसा होता है कि उनके मोबाइल को वो 8-8, 10-10 दिन तक छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते। मैंने पूछा क्यों? बोले हमारी एकाग्रता खंडित होती है। एक आर्टिस्ट है, हमारी कल्पना में जो उभर रहा है, और इसमें बीच में हमने अगर किसी की बात को तवज्जो दे दिया गया, एक साधना है, इतना इजी नहीं है। बड़े लक्ष्य को वही पा पाते हैं जो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने आप को समर्पित करोगे तभी उस उपलब्धि को अर्जित करोगे। डॉक्टर प्रियंका जैन रहलाई झालावाड़, उस वक्त तैयार रहेंगे जयंत जैन सुसनेर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे वहाँ पे कुछ समाज में, मतलब जैन समाज के लोग हैं जो कि कुगुरु के देव में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने धर्म से भी बहुत ज़्यादा, मतलब पहले वहाँ दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद तो उनका ऐसा रहता है कि मतलब जैसे जो मेरे जो पिताजी है वो बार बार उनको मना करते हैं कि नहीं। ऐसा है, समझ गया। देखो ये आस्थाएं किसी में जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। प्रायः लोग धर्म करते हैं भय और लोभग्रस्त मानसिकता से। जब तक हम लोगों के भय और लोभ का निवारण नहीं करेंगे, जीवन की सच्चाई से उन्हें परिचित नहीं करेंगे, तब तक उनमें बदलाव नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से रोकने टोकने से कुछ नहीं होगा। उनको समझाओ, धर्म के मर्म को समझाओ। जब व्यक्ति धर्म की वास्तविकता को समझ लेता है तो बिना कहे सब बातें स्वीकार लेता है। जयंत जैन सुसनेर, उस वक्त तैयार रहेंगे कुमारी सृष्टि जैन, बड़ौदा, दमोह, मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, और इस वक्त में हम आगे क्या करना चाहते हैं और कौन सा करियर हमें चूज़ करना चाहिए, इस बात में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका कैसे हम करें? भैया कैरियर के चुनाव के विषय में तो किसी कैरियर काउंसलर से मिलो। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, हो सकता है मेरी बात से आप लोग पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन मेरा कहना है केवल डिग्री में कैरियर खोजना अच्छी बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर लिए, पीएचडी कर लिए, और उसके बाद प्यून की नौकरी निकली है तो उसमें वो एप्लीकेंट बन रहे हैं। पटवारी के लिए वो अपना एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ये कौन सा कैरियर है? मेरी राय में व्यक्ति को पढ़ाई के विषय में उसे ही अपना कैरियर बनाना चाहिए जो सबसे पहले हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। अगर तुम एक सामान्य परिवार से संबद्ध हो और तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम्हें वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सके, तो मेरी राय है ऐसी डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि तुम्हें ये चाहिए कि ऐसी घड़ी में कुछ ऐसा करो जिससे परिवार तुम्हारे व्यय के भार से मुक्त हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला है, और मेहनत करके वो पढ़े हैं, उच्च शिक्षा से संपन्न हुए हैं और दुनिया में अग्रणी स्थान बनाए। वो हमें देखना चाहिए। लेकिन हमारी परिवार की पृष्ठभूमि अलग है और हम कर कुछ और रहे हैं तो ठीक नहीं। फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए, खुद की रुचि देखनी चाहिए, तीसरे क्रम में हम जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसका स्कोप क्या है ये देखना चाहिए। नौकरी पाने की मानसिकता से पढ़ाई करने को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता।
अपने जीवन के कौशल के विकास का नाम ही सच्ची पढ़ाई है। अगर वो हो गया तो तुम जहाँ खड़े रहोगे अपना करियर बना लो। नमस्ते महाराज। कुमारी सृष्टि जैन, बड़ौदा, दमोह, मध्य प्रदेश, वो तैयार रहेंगे। आयुष जैन, सुसनेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण बनाए हैं, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो महाराज जी शूद्रों को घर में नहीं आने देते और उनका जातिगत भेदभाव करते हैं, और आज के युवा वर्ग उनको जातिगत भेदभाव करते हैं उनसे। तो महाराज जी आदिनाथ भगवान ने ये वर्ण क्यों बनाए और किस प्रकार से बनाए? देखिए, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था जन्मना न होकर के कर्मना हुई। मूलतः हमारे 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में भरत चक्रवर्ती ने इन तीनों में से व्रतियों को छांटकर एक ब्राह्मण वर्ण बनाया। जो व्रत संपन्न है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणा व्रत संस्कारा, ब्राह्मण व्रत संस्कार से युक्त हुए। जो पर की रक्षा में तत्पर हो वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय से अपनी जीविका चलाए उसको वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि से अपनी आजीविका करे उसको शूद्र। हमारे यहाँ शूद्र को कभी अस्पृश्य के रूप में एकदम स्पष्टतया नहीं लिखा गया। चारों प्रकार के वर्ण की बात की गई, और ये भी कहा गया कि एक शूद्र भी व्रती बनकर ब्राह्मण बन सकता है। ये वर्णानुरूप व्यवस्था थी। आज की व्यवस्थाएं बदल गई है, और अब तो मेरे को लगता है ये सब खत्म हो गया। अब बहुत परिवर्तन हो गया, इसलिए अब ये सब सोच खत्म हो गई। हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। आयुष जैन, सुसनेर, उस पर तैयार रहेंगे। सौम्या जैन, नलखेड़ा। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर फेस करता है, तो हमें एग्ज़ाम्स को किस रूप में देखना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम से डर भी नहीं लगे और हम आराम से उसकी तैयारी कर सकें बिना उसके परिणाम? देखिए, मेरी राय तो यह है कि आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ो ही मत, पढ़ाई करने के लिए पढ़ो, डर दूर हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में लाना है, रैंक में आना है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। मुझे मन लगा करके पढ़ना और कुछ सीखना, इसलिए पढ़ो तो काम हो जाएगा। समझ गए? मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एवरेज रहे, लेकिन आगे चलकर उनने अपना पूरा फोकस किया तो आज दुनिया में बहुत ऊंचाई पा गए। तो इससे कुछ नहीं होता कि हम क्या रैंक ला रहे हैं, इस पर एकदम दिमाग में मत लाओ। ना आप लोग लाओ, ना पेरेंट्स को इसका प्रेशर लाने दो, उनको भी मत बोलो। एक बच्चा है, उसका 36% मार्क्स आया, बहुत खुश था। टॉपर 99% वाला, वो 36% मार्क्स में बड़ा खुश दिख रहा था। बोला, यार तुम 36% मार्क्स में इतना खुश दिख रहे हो, क्या मामला है? बोले, भैया, बोले 99 वाला टॉपर है और तुम 36% मार्क्स लाए हो, इतने कम मार्क्स में इतने खुश क्यों? बोले, इसलिए खुश हूँ कि वो भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं बैठूंगा। सौम्या जैन, नलखेड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे रजत ठोलिया, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते महाराज जी। अगर हम शुरुआत से सफल हो रहे हैं तो हमसे हमारी फैमिली को उम्मीद हो जाती है कि ये कुछ भी कर सकती है, हमें कैपेबिलिटी है, उनको ऐसा लगने लग जाता है। और एक बार हम उसमें फेल हो जाते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपन को फैमिली के फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है कि ये कुछ नहीं कर सकती अब, और दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसको देख, मतलब उसके जैसा बन, ऐसा। तो ऐसे में हम फैमिली के प्रति हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है, तो हम पॉजिटिविटी कैसे लाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि बच्चों से इतना एक्सपेक्टेशन न रखें। आप अपने बच्चों को बच्चा माने, अपना एसेट ना बनाएं। बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। आज एक विडंबना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एसेट के रूप में देखते हैं। ये ठीक नहीं, और उसकी वजह से बच्चों पर अतिरिक्त दबाव आता है। बच्चों की प्रतिभाओं को निखरने दें, उसकी योग्यता को विकसित होने का अवसर दें, पर उस पर किसी तरह का दबाव नहीं। बस एक ही प्रेरणा देनी चाहिए बच्चों को कि तुम अपना 100% दोगे तो 100% मिलेगा। अपना फोकस ठीक रखो, इधर उधर ध्यान मत दो। जो तुम कर सकते वो करो। अगर कुछ करता है तो उसे हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें। और यदि कदाचित कहीं कमज़ोर हो जाता है तो उसको टोका टाकी न करें। एक बच्चा था, उसका रिजल्ट आया तो
5 विषयों में उसने A+ लाया था और 2 विषय में केवल A था। 5 विषय में A+ आया, माने सब में टिक 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 कर दिया, वेरी गुड लिख दिया अपनी तरफ से रिजल्ट देख के। 2 विषय में जो A आया था उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। माँ की फ्रेंड वहीं बाजू में बैठी थी, उसने बोला तुम्हें तो ये कहना चाहिए था बच्चे को कि तुमने 2 विषयों में ठीक मार्क्स नहीं लाए, तुम्हारा परफॉर्मेंस वीक है, तुम्हें इस पर फोकस करना चाहिए। बोला नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उस पर कुछ नहीं, जिसमें मार्क्स लाए ना मैंने उसको टिक किया है। पिछले साल मैथ्स में भी उसका अच्छा मार्क्स नहीं था, इस बार मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, मैंने कर दिया, मैंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब वो जानता है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, और बच्चे ने फिर उस पर अपना फोकस किया, अगले साल सुधार हो गया। ये है पेरेंटिंग। अच्छाइयों को उभारने का प्रयास कीजिए, खामियों को गिनाइए मत। और मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी से कंपेयर करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसको देख इसको देख ये नहीं, बेटे अपने लक्ष्य को देख ये सिखाना चाहिए। अपने ध्येय को देख जो तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो। यदि तुम्हारा मन कहीं से हतोत्साहित हो रहा है तो वो तुम्हें प्रेरित करे और तुम उससे जुड़ जाओ तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन दबाव बनाना, ओवर एक्सपेक्टेशन लेना ठीक बात नहीं है। रजत ठोलिया जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे आकांक्षा जैन कोटा राजस्थान। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, करंट वर्ल्ड में जैन प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी को लोग अप्रिशिएट तो बहुत करते हैं पर एक्सेप्ट कोई नहीं करता। और इसी के साथ टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में जो मिडिल क्लास से हायर क्लास है उसके बीच में अगर कोई भी जना थोड़ा सा भी धार्मिक रुझान रखता है या रिलीजियसली इंक्लाइंड है तो उसको ऑर्थोडॉक्स की नज़रों से देखा जाता है। तो ऐसे ट्रेंड को कैसे हटाएं और ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करें और टर्न अराउंड कैसे करें? बहुत अच्छा। ऐसे ट्रेंड को कैसे हटाएं और ऐसे सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करें और इसे टर्न आउट कैसे करें। देखिए बात ऐसी है, ये बात सही है, इस तरह की मानसिकता है, लेकिन अब ये मानसिकता बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज आपने देखा प्रशांत जी को, हमारे समाज के हाई क्लास व्यक्तियों में एक है, लेकिन वो रिलीजियस है ना, इनको कोई ऑर्थोडॉक्स कहने का साहस नहीं करेगा। हमें एक अलग जगानी होगी जो समाज के संभ्रांत परिवार के लोगों को प्रेरित करे और उन्हें धर्म के और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उत्साहित करे। उन्हें इस बात का एहसास कराए कि मैं जो कुछ हूँ वो मैं केवल बाहरी कारणों से नहीं हूँ, उसके पीछे कुछ भीतरी कारण भी है। जड़ को सींचने से ही पेड़ हरा होता है। ये बात लोगों के मनोमस्तिष्क में अंकित कर दिया जाए तो उनका जुड़ाव आ सकता है। हमें उनके अंदर अलख जगाना होगा। और जो हमारे समाज के मध्यम श्रेणी के लोग हैं, इसे देखकर घबराने की जगह इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और खुद को आगे बढ़कर उनकी धारणा को व्यर्थ साबित कर दे और दिखा दे कि एक्चुअल में धर्म का जीवन में स्थान क्या है। इसी तरह हम उनको थोड़ा धर्म की पारंपरिक व्याख्या की जगह आज के समयानुसार व्याख्या करें तो भी उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। हमें युगानुरूप व्याख्या करने की ज़रूरत है। आज की नई जनरेशन में मैंने जहाँ तक देखा है वो धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि तो रखती है, पर तभी जब हम उसके महत्व को बताते हैं। हम धर्म थोपना चाहते हैं, धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धार्मिक भावना जगाने का काम करना चाहिए। यदि हमने धार्मिक भावनाएं जगा दी तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आकांक्षा जैन कोटा राजस्थान। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर में नेगेटिविटी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कलर करवाने से नेगेटिविटी दूर होती है? कृपया शंका का समाधान। देखिए, कुछ लोग कलर थेरेपी देते हैं, उससे नेगेटिविटी दूर होती है ऐसा कहते हैं। हालांकि कूड़ा करकट जहाँ होता है, दुर्गंध होती है, अंधकार ज़्यादा होता है, वहाँ नकारात्मकताएँ आती है। घर की शुद्धता होनी चाहिए। समुद्री नमक के पानी से पोछा लगाने पर भी नकारात्मकताएँ कम होती है। आपस में सद्भाव रखना चाहिए, घर में शुद्धि का वातावरण बनाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी।
बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं, इसके पूर्व कुछ आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूं कि जैसा आप लोग को विदित ही है कि आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इस परम पावन सिद्ध क्षेत्र पर पूज्य गुरुद्वय के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान अपूर्व धर्म प्रभावना और कई नए आकर्षणों के साथ संपन्न होने जा रहा है। यद्यपि 84 मंडल बुक हो गए थे, परंतु कुछ लोगों के अंतराय के कारण और वेटिंग लिस्ट वालों के सौभाग्य के कारण 4 मंडल खाली हो चुके हैं, 3 मंडल खाली हो चुके हैं। और पहले आओ और पहले पाओ, आप शीघ्रता से संपर्क कीजिए और अपना सौभाग्य सुरक्षित कर लीजिए। बंधुओं, देखिए, बहुत लोगों की खबरें आ रही थी कि हमें अवसर नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा। यहाँ से कहा गया था वेटिंग के लिए आप देख लीजिए। कहते हैं ना, जिसका पुण्य होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ घटी जो कल और परसों में यहाँ सूचनाएँ आई है। तो ये मैंने कहा खुलेआम जानकारी दे दो, जिनको भी लाभ लेना होगा शीघ्रता से करें, क्योंकि 3 ही मंडल है। इसलिए जल्दी से अपने मंडल जो इसका लाभ लेना चाहते हैं अपनी स्वीकृतियां दें, ताकि ये लाभान्वित हों। कभी कभी किसी का अंतराय भी किसी के सौभाग्य का कारण बन जाता है। चलिए अगला। बंधुओं, जैसा मैं आप लोग बता दूं कि गुरुदेव का यह वर्षा योग चातुर्मास ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हो चुका है, और जिन्होंने भी चातुर्मास कलश की स्थापना की है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आप अपनी सुविधा से आकर के यहाँ से अपना कलश ले चले जाएं और ले जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और बंधुओं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं सबसे विधान में योगदान देने के लिए, आपके पास बहुत सारी योजनाएं मैंने बता चुका है कि आप 1,51,000 दे के पूजन द्रव्य में 1 दिन के लिए आप दे सकते हैं, आप सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। 1 दिन के भोजन व्यवस्था के लिए विधानकर्ताओं के लिए आप अपना पुण्यार्जित का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और 51,000 रुपया देकर के व्रती भोजनालय के लिए आप कर सकते हैं। और बंधुओं, विधान में भी सहयोग दे सकते हैं। यहाँ कमेटी बड़ी उदार है, उन्होंने आप कहा है कि आप इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकते, छोटी राशि भी दे सकते हैं। तो आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है, श्री संतोष लाल जी, सरोज बेन, किरीट कुमार, राजुल, ठाबुरिया, अहमदाबाद, इन्होंने विधान के लिए अपना सहयोग राशि 11,000 रुपया दिए हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शुभ्रा जैन दमोह को। उसके बाद तैयार रहेंगे अदित महाजन, नांदेड़, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि दरवाज़ों पर बहुत गुरूर है, पुरानी हवेलियों को रोशनी मगर नज़रअंदाज खिड़कियों से ही आती है। हमें विनम्रता, ईमानदारी, धैर्य, बड़ों का सम्मान जैसे दरवाजे बचपन में ही दिखा दिए जाते हैं, जिनको खोलने का प्रयास हम ताउम्र करते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी नहीं सफल होते। मेरा प्रश्न ये है कि हम युवाओं को ऐसी कौन सी छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें खोलने का प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि संपूर्ण प्रकाश हम अपने अंदर ला सकें। बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसी कौन सी छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें खोलने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि संपूर्ण प्रकाश हमारे जीवन में आ सके। देखिए, मैं कहूँगा युवाओं को, कुछ बातों को हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है अपनी बाउंड्री, मेरी सीमा क्या है, उसका किसी भी अर्थ में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है अपने संस्कार, मैं संस्कारों को बढ़ा न पाऊँ तो कम से कम घटाऊं नहीं। हमारा जीवन हमारे संस्कारों के बदौलत ही आगे बढ़ता है। संस्कार हमारे जीवन के बहुत बड़ी निधि है, ये हमें बना करके चलना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी सीमाओं को सुनिश्चित करता है, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखता है, तो वो जीवन में कभी भटक नहीं सकता, पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। इन दोनों में वह सब बातें समाहित हैं जिनकी आज आवश्यकता है। तीसरी बात, अगर इन दोनों बातों को अपनाते हैं तो आप धर्म भले न कर पाओ, अधर्म से बच जाओगे। और मैं युवाओं से यही कहता हूँ, अधर्म न करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म न करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। इस घड़ी में तुम इतनी बात सुनिश्चित कर लो
कि मैं अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा और अपने संस्कारों को किसी स्थिति में नहीं खोऊंगा, तो जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इन दो बातों को पूरे तरह से अपने मन में अंकित करो। मेरे जीवन की सीमा क्या है, मेरा संस्कार क्या है, ये दो बातें अपने अंदर अगर आत्मसात करे तो बहुत कुछ हो सकता है। और साथ में दो बातें, मेरा दायित्व क्या है और मुझसे लोगों की अपेक्षाएं क्या है। यदि इन दोनों को साथ में जोड़ लो तो सोने में सुगंध है। अदित महाजन, नांदेड़ महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी चाहत जैन मनावर। नमस्ते गुरुदेव। जो अमेरिकन जो यानी कि मार्क ट्वेन है ना, अमेरिकन कॉमेडियन मार्क ट्वेन है ना, उनका जब जन्म हुआ था तब कॉमेट गिरा था और उन्होंने कहा था कि यानी कि मेरा जब मृत्यु होगा तभी भी वो कॉमेट गिरेगा। और ये इस चमत्कार हो गया है और हर 75 साल में कॉमेट गिरता है। तो उनका श्रद्धा ऐसी कैसी थी कि कॉमेट गिर गया। क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉमेट क्या है? थोड़ा मुझे बताओ, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? नहीं, कोई कॉमेडियन था, माने जन्म के समय ही चाहा था कि मैं कॉमेडियन की तरफ, तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो उनके जन्म में ही यानी कि कॉमेट गिर गया था। और कॉमेट ये बोलो ना। हाँ, अच्छा, कोई कॉमेडियन है जिसके जन्म के समय में कॉमेट गिरा था और उसने कहा मृत्यु के समय भी कॉमेट गिरेगा। तो ये चमत्कार कैसे हो गया? एक संयोग है। चलिए, इसको कोई एक तो नहीं कह सकते। ये बताओ, उसने जीवन में जो भी कहा सब पहले से प्रिडिक्ट कर रखा था क्या? सारा प्रिडिक्शन पहले से था क्या? एक कहा, हो गया। चलिए, कुमारी चाहत जैन मनावर, कुमारी चाहत जैन मनावर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीलेश भोला राव सोलापुर। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बार आचार्य जी ने कहा था कि जीना है तो जीना चढ़ जाओ, वरना जीना छोड़ दो। तो महाराज जी, आचार्य भगवान का हम लोगों के लिए किस प्रकार का संदेश है? ये बहुत बोला, जीना है तो जीना चढ़ जाओ। जीना मतलब जानते हो? हाँ। क्या होता है जीना? नशैनी। तो जीना है तो जीना चढ़ो, यानी ऊपर चढ़ो, नहीं तो जीना छोड़ दो। मतलब क्या है? कुछ करके जियो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। ये उनका नमस्ते श्री नीलेश भोला राव सोलापुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे योगाचार्य डॉक्टर नवीन चंद जैन बरेली। महाराज, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। अध्यात्म जो है, तो धर्म रिलेटेड जो अध्यात्म है उसका मतलब व्याख्या पढ़ा है, लेकिन अलग से भी ऐसा अध्यात्म की व्याख्या है कि किसी की मतलब अपेक्षा न करते हुए मदद करना, ये भी एक अध्यात्म होता है। तो युवाओं के लिए सिंपल लैंग्वेज में अध्यात्म क्या है? देखिए, अध्यात्म को अगर हम अत्यंत सामान्य भाषा में कहें तो मैं ये कह सकता हूँ, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना और फल की अपेक्षा मन में न रखना, ये हमारी अध्यात्म की सबसे व्यवहारिक व्याख्या है। और उसको बैलेंस कैसे करें, ये जो है अध्यात्म और ये जानना, व्यवहार में हम हमेशा अपना कर सकते हैं। अगर हमारे हृदय में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो गया तो कुछ इम्बैलेंस होगा ही नहीं, सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। योगाचार्य डॉक्टर नवीन चंद जैन बरेली, जो शिविरार्थियों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रातःकाल सत्र में। और उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन भुजहालरा पाटन। बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज क्योंकि पूरे देश के बहुत अनमोल युवा यहाँ पर आए हुए हैं भावना योग के माध्यम से, और मेरा ये 30वां संयोग बना है आपके सानिध्य में। महर्षि, अभी हमने एक अहिंसा यात्रा आपके आशीर्वाद से निकाली थी झारखंड में, और सिकरजी में समाप्त हुई। और महर्षि, उसका उद्देश्य था नशा और शाकाहार का। महर्षि, प्रश्न ये है
कि ये युवा जिन समाज के लीडरों को देखते हैं, अगर वो लीडर बीड़ी वाले हों, पान पराग वाले हों और धन के दम पर समाज के लीडर बन जाते हैं गलत काम करके, तो ये अंदर एक बड़ा द्वंद्व पैदा हो जाता है कि किस प्रकार की लीडरशिप समाज में चल रही है। तो इनके लिए क्या कहना है? व्यक्ति का मूल्यांकन हमें बहुत व्यापक दृष्टि से करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज में है, समाज का नेतृत्व कर रहा है, तो वो सामाजिकता और सामाजिक संहिताओं से संबद्ध होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति इस तरह, जैसा आपने उल्लेख किया, वैसे व्यवसाय आदि से जुड़ा है और ये व्यवसाय एक लंबे समय से चल रहा है, उसके अंदर और योग्यताएं हैं जिससे समाज का भला हो सकता है, तो हमें उसकी लीडरशिप छुड़ाने की जगह उसके व्यवसाय छुड़ाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। आजकल लोग ऐसे लोगों को कोसते हैं और उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। इसके भयानक दुष्परिणाम आते हैं। उनका व्यवसाय तो छूटता नहीं, समाज का साथ छूट जाता है, वो समाज से दूर हो जाते हैं, फिर समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बिगड़ जाता है। तो हमारा धर्म कहता है किसी को ठुकराओ मत, गले लगाकर धर्म सिखाओ। यदि किसी का गलत व्यवसाय है तो उसको प्रेम से बदलो ना। मुझे याद है एक भाई जिसकी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, भगवान महावीर की जयंती के दिन बहुत बड़ा उत्सव था, उनने बोली ले ली, मुख्य बोली उसके नाम टूटी, इधर खुसर पुसर होने लगा। अब मैं सभा में, मालूम पड़ा अरे ये तो वो व्यक्ति है, अब क्या करूं, सार्वजनिक सभा में मैं अगर ये घोषणा करता हूं कि इस व्यक्ति की बोली नहीं स्वीकारी जाएगी तो गड़बड़, और स्वीकारते हैं तो गड़बड़। मैंने उसको मंच पे ही बुलाया, चलते कार्यक्रम में बुलाया और धीरे से कहा आज तेरा अहोभाग्य है, सारे जीवन के पाप धोने का अवसर तेरे को मिल गया। आज तेरे हाथों भगवान का मुख कलश होगा, तू सौधर्मिंद बन रहा है, गंगा नहा ले, अपना पाप धो ले, एक जो कलंक तेरे सिर पर लगा है इसे साफ कर दो। आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज आपका जो आदेश होगा वो मैं करूँगा, मैं खुद नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है। बोला थोड़ा समय चाहिए। बोले ठीक है, अभी कोई जवाब नहीं, तुम कमरे में मिलना। आने के बाद जब बातचीत हुई, उसने मुझसे 2 वर्ष का समय मांगा। मैंने कहा तुम्हें 3 वर्ष का समय देता हूँ, तुम इसे बाइंड अप करो। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उसने 1.5 वर्ष में पेस्टिसाइड की चालू फैक्ट्री बंद कर दी और जीवन भर के पाप के प्रायश्चित के लिए सागर की गौशाला में 8 एकड़ जमीन और 8 लाख रुपया दिया 1997 में। आज गौशाला उसी के परिसर में चल रही है। हमें सकारात्मकता रखनी चाहिए। समाज के धर्मी लोग अपनी धर्मी होने के आड़ में बाकी सबको तिरस्कृत करने का प्रयास करते हैं। युवाओं के मन में ऐसे लोगों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न करते, जहर घोलते हैं। ये कतई समाज के उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी क्षेत्र में है, उसमें योग्यता है, क्षमता है, तो हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए, गुण देखना चाहिए, दोष नहीं। तो इसलिए जो मैंने कहा, ऐसे लोगों के नेतृत्व को हटाने की जगह उन्हें स्वीकार करके उनके हृदय में बैठकर उनका धंधा बदल देने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे लोग हैं, मेरी प्रेरणा से जिसका कभी 4-4 जिले में शराब का ठेका होता था, आज महाजन बना हुआ है और सब चीज़ छोड़ दिया। तो बदला जा सकता है, हर इंसान बदल सकता है यदि हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम और सद्भाव। आयुषी जैन झालरापाटन, उसका तैयार रहेंगे सुनिधि जैन झालावाड़ राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो हम सिलेबस की जो बुक्स होती है तो उनका हमें जब हमारे काम नहीं आती तो हमें उनका क्या करना चाहिए, और जो ये वीडियो कैसेट्स वगैरह CD DVD ये होती है इनका हमें डिस्पोजल कैसे करना चाहिए? देखिए, रिसाइकलिंग की आजकल व्यवस्थाएं हैं सब जगह। सिलेबस की बुक तो जिनवानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश करना है। अब तो आपको ये बोलूँगा, तुम लोगों को तो सिलेबस का बुक उनको दे देना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, खुद किताबें नहीं खरीद सकते हैं, उनको गिफ्ट कर दो, वो पढ़ लेंगे।
यूज ना आए तो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में डाल दें। सुनिधि जैन झालावाड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धांत जैन पुणे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में रहकर भी हम श्रावक के षट आवश्यक गुणों का पालन कैसे कर सकते हैं? श्रावक के षट आवश्यक गुणों का पालन कैसे कर सकते हैं? कहाँ? विद्यार्थी जीवन में। देखो रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन कर लो। मंदिर जाओ, देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य चढ़ा दो, देव पूजा गुरु पास्ती हो गई। अगर समय मिले तो 10 मिनट के लिए कुछ स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय भी हो गया। शक्ति अनुसार दान और तप कर लो और अपने संयम की मर्यादा में बचे रहो, तो ये अच्छे आवश्यक बन सकते हैं। सिद्धांत जैन पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे लक्ष्य अजमेरा खरगोन। सिद्धार्थ, चलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, नमोस्तु महाराज जी, हम भगवान कैसे बन सकते हैं? हम भगवान कैसे बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। खड़े रहो, खड़े रहो। पहले एक अच्छा इंसान बनो, तब भगवान बनोगे। जब सारे बुरे कार्य छोड़कर अपने अंदर खूब अच्छी प्योरिटी ले आओगे, पवित्रता ले आओगे, तो भगवान बन जाओगे। लक्ष्य मेरा खरगोन। ठीक है, चलो आगे। महाराज जी मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। थोड़ा सामने से हटो भाई। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी भी किसी समस्या या दुविधा में पड़ते हैं तो हम अपने मित्र या कोई परिजन या बड़े लोग या माता पिता के पास जाते हैं। यदि हमारा मित्र मदद करता है तो हम उसको धन्यवाद देते, गले मिलते, उसका धन्यवाद करते। यदि कोई बड़ा करता है तो हम चरण स्पर्श करते, धन्यवाद देते। लेकिन हम 80-90% केसेस में हमारे माता पिता हमारी मदद करते, हम धन्यवाद नहीं करते। तो उनका धन्यवाद किस प्रकार करें? कल सुबह बताऊंगा। देखो माता पिता को तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उनकी ही कृपा से हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर। शंका समाधान।